नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 15 जून 2020 की इस करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं के बारे में। तो इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है सहकार मित्र योजना। 12 जून 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य है कि सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिए जो युवा पेशरों के नवीन विचारों तक पहुंचना, और इसके बदले में जो युवा इंटर्न है वो इस क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मविश्वास भी हासिल करेंगे। अब इस योजना के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। तो ये जो योजना है वह देश के युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि एनसीडीसी अर्थात नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग की एक पहल है। साथ ही ये भारत सरकार के द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई आत्मनिर्भर भारत अभियान के योजना है, उसके तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा भी देती है। यह योजना युवा पेशेवरों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और सहकारी समितियों और एनसीडीसी से सीखने में मदद भी करती है। साथ ही जो इंटर्न्स होंगे उन्हें 4 महीने की अवधि के लिए वित्तीय सहायता भी इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। अब इसके अंदर जो योग्य आवेदक होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, इसमें कौन आवेदन कर सकता है, इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर कृषि अथवा आईटी या संबद्ध क्षेत्रों में जो पेशेवर स्नातक डिग्री जिन्होंने हासिल की है वे इस इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट यानी एमबीए की जो डिग्री है जिसके अंदर कुछ सेक्टर्स हैं जिनकी बात करें कि वित्त, कृषि, वानिकी, व्यवसाय, परियोजना प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ग्रामीण विकास, इस तरह के जो फील्ड्स हैं उनमें एमबीए की डिग्री पूरी करने वाले व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को योजना में आवेदन करने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार रिकॉर्ड 500 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। 5 जून 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें 8.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई और इस वृद्धि के साथ वह 501.70 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा हो। और हम बात करें ये जो विदेशी मुद्रा भंडार जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची, तो उसके अंतर्गत भारत का स्थान 5वां है और इसमें प्रथम स्थान पर चाइना है। अब विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करें तो इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है और भुगतान संतुलन के अंदर विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते के अंदर होते हैं। ये किसी भी देश की जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति है उसका एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं और इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाएं और विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक और दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार जिन्हें कहा जा सकता है, इसके अलावा सोने के भंडार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार आवश्यकताओं को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंतर्गत ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो उसके अंदर ऐड की जाती हैं। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार या अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित होता है। अब हम बात कर लेते हैं 5 जून 2020 के दिन जो विदेशी मुद्रा भंडार की जो पोजीशन थी उसके बारे में। तो पहली बात हम बात करें विदेशी मुद्रा संपत्ति यानी फॉरेन करेंसी असेट्स के बारे में। तो इसकी स्थिति थी 5 जून 2020 को इसकी स्थिति थी 463.63 बिलियन डॉलर की। इसके बाद अब अलावा हम बात करते हैं आईएमएफ के साथ एसडीआर की यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी विशेष आहरण अधिकार की। तो ये थे 1.44 बिलियन डॉलर। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व की बात करें तो ये 32.352 बिलियन डॉलर का इसका आंकड़ा रहा है और आईएमएफ के साथ में रिजर्व की बात करें तो 4.28 बिलियन डॉलर की स्थिति इसकी बनी रही थी। तो ये 5 जून 2020 के आंकड़े हैं जिस दिन जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वह 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा है।
इसरो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस यानी अराइज के साथ में। इसरो और अराइज ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर किए हैं। और अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता में अंतरिक्ष पिंड ट्रैकिंग, इसके अलावा अंतरिक्ष कक्षा का विश्लेषण और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल होता है। ये जो आप इस तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज यानी अराइज की तस्वीर है ये। तो इस समझौते का जो प्रमुख उद्देश्य है वह भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को अंतरिक्ष मलबे के खतरे से बचाना है। अर्थात अंतरिक्ष के अंदर जो ऐसे उपग्रह या जो उनके जो पार्ट्स हैं जो वर्तमान में निष्क्रिय है, किसी काम में नहीं आ रहे हैं, जो नष्ट हो चुके हैं, तो ऐसे पार्ट्स या ऐसे जो घूमते जो पिंड हैं, वे पिंड इन भारतीय अंतरिक्ष की जो परिसंपत्तियां अर्थात उपग्रहों को जो भारत के द्वारा भेजे जाते हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनसे बचाना इसका उद्देश्य है। इसरो ने टेक्सास और ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ पहले भी इस तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम बात करते हैं स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के बारे में। तो भारत के अनुसार अंतरिक्ष संपत्ति देश की शक्ति और प्रतिष्ठा में प्रमुख भूमिका निभाती है। जैसा कि आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि वर्तमान में जो जितने भी कार्य होते हैं, जैसे इंटरनेट की हम बात करें, इंटरनेट या जो भी रियल टाइम डेटा हमें मिलता है, सब कुछ इन उपग्रहों के माध्यम से ही होता है। जरा सारे संचार और कम्युनिकेशन की जो प्रणाली है वो सारी इन उपग्रहों के माध्यम से चलती है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये शक्ति और प्रतिष्ठा की में प्रमुख भूमिका यह निभाती है। अंतरिक्ष में वस्तुओं की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में जो अंतरिक्ष कक्षा है उसके अंदर 19,432 से अधिक वस्तुएं हैं और इनमें से केवल 2,216 ही सक्रिय उपग्रह हैं। बाकी जो बचे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उन उपग्रहों के पार्ट्स हैं जो नष्ट हो चुके हैं। स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के तहत भारत मलबे पर नज़र रखने, इसके अलावा टक्कर से बचने, उपग्रह विसंगति का पता लगाने, अंतरिक्ष मौसम स्टेशन से खतरों की निगरानी, इसके अलावा क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों से खतरों आदि की भविष्यवाणी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये थी इस MOU की जो MOU जो किया गया है इसके पीछे के उद्देश्य। अब हम बात कर लेते हैं इसरो के बारे में, जिसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में बेंगलुरु शहर में स्थित है, जो कर्नाटक की राजधानी है, जिसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका जो प्राइमरी स्पेस पोर्ट है वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और इसके वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन यानी निदेशक जो हैं वे हैं डॉक्टर के शिवन। तो इस तरह से इसरो के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपने प्राप्त की। अब हम चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन ऑफ 1890। मई 2020 के अंदर सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के एक क्षेत्र नाकुला में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़पों और गतिरोध ने वर्ष 1990 की ऐतिहासिक सिक्किम तिब्बत जो कन्वेंशन था उसे पुनः चर्चा के अंदर ला दिया है। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर आप जैसे आप अभी वर्तमान में सुन रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विभिन्न हिस्सों में चाइनीज सैनिक इस नियंत्रण रेखा को पार करके भारत के क्षेत्र के अंदर घुसते हैं और इससे तनाव की स्थिति बनती है, और इसी वजह से यह जो कन्वेंशन है जो 1890 के अंदर संपन्न हुई थी वह वर्तमान में पुनः चर्चा में आ गई है। रक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि वर्ष 1890 के सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन के अनुसार नाकुला क्षेत्र का जो संबंध है वह भारत से है, और वर्ष 1975 के अंदर सिक्किम के भारत में विलय से पहले चीन ने आधिकारिक रूप से इस सीमांकन को स्वीकार भी किया था। अर्थात यह चीन ने भी इसे 1975 में यह मान चुका था कि नाकुला क्षेत्र है वह भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में वह उस हिस्से पर अपना दावा कर रहा है और साथ ही वहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अब ये 1890 का जो सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन जो था वह क्या था उसके बारे में बात करते हैं। तो इसे कलकत्ता कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, कन्वेंशन ऑफ कलकत्ता, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड और तिब्बत इनसे संबंधित जो किंग राजवंश था, जो तिब्बत से संबंधित जो किंग राजवंश था
और इसके अलावा सिक्किम के बीच में 19वीं सदी के अंदर एक संधि की गई थी, जिसे कन्वेंशन ऑफ कलकत्ता यानी कलकत्ता कन्वेंशन भी कहा जाता है। इस कन्वेंशन पर भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन और चीन के जो चीनी अंबान और तिब्बत के निवासी शेंगताई, इन सभी के द्वारा 17 मार्च 1890 को कलकत्ता के अंदर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि के अंदर 8 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, जिनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, जिसके बारे में हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। तो ये जो अनुच्छेद 1 है उसके अनुसार सिक्किम और तिब्बत की जो सीमा है उसकी उसे एक पर्वत श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी सिक्किम और तिब्बत के बीच में एक पर्वत श्रृंखला को सीमा निर्धारित कर दिया गया है, उसे सीमा मान लिया गया है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है वह 2 नदियों को अलग करती हैं, जिनमें सिक्किम की जो तीस्ता और इसकी सहायक नदियाँ, इसके अलावा तिब्बत की एक नदी है मोचू नदी और उसके उत्तर में बहने वाली जो अन्य नदियाँ, उन सभी को यह जो पर्वत श्रृंखला है वह अलग करती है। इस प्रकार से सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस संधि के तहत गठित जो सीमा है वो भूटान के माउंट किपमोची से शुरू होकर के संबंधित नदियों के जल क्षेत्र से होते हुए नेपाल सीमा तक जाती है, अर्थात काफ़ी लंबी सीमा यह निर्धारित की गई थी। हालांकि जो तिब्बत ने वर्ष 1890 के जो कन्वेंशन की अवैधता को मान्यता देने से मना कर दिया और इसके अलावा उक्त कन्वेंशनों के प्रावधानों को लागू करने से भी उसने मना किया था। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वर्ष 1904 के अंदर पुणे एक संधि की गई और उसमें लासा नाम का जो तिब्बत का एक स्थान है, जहां ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में एक समझौते के रूप में एक अन्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और इस संधि के अंदर, इस संधि के अनुसार तिब्बत ने 1890 का जो कन्वेंशन था उसका सम्मान करने और सिक्किम और तिब्बत के बीच सीमा को मान्यता देने पर सहमति जाहिर की, जैसा कि उस कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के अंदर परिभाषित किया गया था। यानी उस आर्टिकल 1 के अंदर जैसा कि बताया गया कि एक पर्वत श्रृंखला को एक सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी गई थी। तो 1904 की जो संधि में जिससे पहले कि तिब्बत ने इस संधि को मानने से मतलब इस संधि के जो उपबंध थे उन्हें नहीं मान रहा था, उस सीमा रेखा को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन 1904 के अंदर पुनः जो संधि हुई उसमें इस अनुच्छेद 1 में परिभाषित जो सीमा रेखा थी उसे तिब्बत के द्वारा मान लिया गया। फिर उसके बाद 1906 के अंदर पुनः एक संधि होती है, जिसमें 27 अप्रैल 1906 को जो पीकिंग जो चीन का शहर है उसमें ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच 1904 में हुए जो अभिसमय अर्थात जो संधि थी उसकी पुष्टि की थी। तो इस तरह से यह संधि वर्तमान में चर्चित रही है और इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की। अगला पॉइंट है हमारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री ने 10,000 से अधिक जो किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओज का जो गठन की घोषणा की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है और इससे कृषि क्षेत्र के अंदर क्रांतिकार सुधार किए जा सकते हैं। अब इसे पूरा करने का जो दायित्व है वह लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC का है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों के अंदर ई नैम प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। ई नैम प्लेटफॉर्म किसानों के लिए बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वे अपनी कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित कर सकते हैं और इस सुविधा का वे लाभ उठा सकते हैं। इसके बारे में अधिक डिटेल आपको हमारी पिछली क्लासेज के अंदर मिल जाएगी। तो SFAC यानी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम की जो स्थापना है उसके बाद से ही देश के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर संबंधित संस्थागत और निजी क्षेत्र के निवेश में काफ़ी प्रगति हुई है, अर्थात कृषि क्षेत्र के अंदर निवेश बढ़ने लगा है। और ये जो ई नैम प्लेटफॉर्म है उसके जरिए अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार किया जा चुका है। और ये जो ई नैम प्लेटफॉर्म है उसके तहत अब तक लगभग 1.66 करोड़ से अधिक किसान और 1.30 लाख से अधिक व्यापारियों का इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अब हम SFAC के बारे में बात करते हैं तो यह लघु और सीमांत किसानों के लिए किसान हित समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों आदि को संगठित करने के लिए एक अग्रणी संघ है। यह छोटे और लघु किसानों को कृषि निवेशकों की पहुंच और सस्ती दरों पर उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। और इससे
इसे दिल्ली किसान मंडी प्रोजेक्ट और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को ई प्लेटफॉर्म पर लागू करने की जिम्मेदारी भी इस एसएफएसी को सौंपी गई है। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी एसएफएसी के द्वारा वर्ष 2014 से ही दिल्ली किसान मंडी प्रोजेक्ट को संचालित किया जा रहा है और यह किसानों को मुक्त कृषि व्यापार के साथ साथ उचित मूल्य प्रदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। अगला टॉपिक है एंटी वायरल वायरोब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। हाल ही में एक टेक्सटाइल क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी अरविंद लिमिटेड ने अपने कपड़े और परिधान उत्पादों के लिए एक एंटी वायरल वायरोब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी प्रारंभ करने की घोषणा की है। और इस अरविंद कंपनी ने अपने जो मौजूदा फैब्रिक ब्रांड हैं इंटेली फैब्रिक्स, उसके तहत इस तकनीक से युक्त उत्पाद लॉन्च कर दिए हैं। अरविंद कंपनी ने 30 मिनट के भीतर ही परिधान की सतह से कोरोना वायरस सहित अन्य वायरसों को समाप्त करने वाली उन्नत चांदी एवं पुटिका तकनीक, जिसे एडवांस सिल्वर एंड वेसिकल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसके तहत विशेष संयोजन के साथ उत्पादों को पेश करने के लिए ताइवान की एक प्रमुख केमिकल कंपनी है जिसका नाम जिनटेक्स कॉरपोरेशन है, उसके साथ में मिलकर के स्विस टेक्सटाइल इनोवेशन प्रमुख हैक्यू मटेरियल एजी के साथ में एक साझेदारी की है। हैक्यू वायरोब्लॉक NPJ03 स्विस टेक्सटाइल इनोवेशन प्रमुख यानी इनोवेशन प्रमुख जो कि हैक्यू मटेरियल एजी है, उसके द्वारा बनाए गए सबसे उन्नत एंटी वायरल उत्पादों में से एक है जो कि वायरस संक्रामकता को 99.99% कम कर देता है। यानी जो हैक्यू वायरोब्लॉक NPJ03 जो है, यह एक प्रकार का एंटीवायरल प्रोडक्ट है जो कि इस वायरस की जो संक्रामकता है उसे 99.99% तक कम करने में सक्षम होता है और इसका जो विकास है वह स्विस टेक्सटाइल इनोवेशन प्रमुख हैक्यू मटेरियल्स एजी के द्वारा किया गया है। इस कंपनी ने यह दावा किया है कि यह दुनिया की पहली ऐसी कपड़ा तकनीकों में से एक है जो कि कोविड-19 के ऊपर काफ़ी प्रभावशील है। अब हम हैक्यू वायरोब्लॉक NPJ03 के बारे में बात करते हैं तो यह एक इंटेलिजेंट स्विस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है जिसे कपड़ा निर्माण प्रक्रिया के अंतिम चरण के दौरान कपड़ों के अंदर जोड़ा जाता है और यह एक एडवांस सिल्वर और वेसिकल टेक्नोलॉजी का एक विशेष संयोजन है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की, जिसका जवाब आपको इसी क्लास में मिलेगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई इंडिया रैंकिंग में लॉ कॉलेजेस की जो कैटेगरी है उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा रहा है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो लॉ कैटेगरी के क्षेत्र के अंदर प्रथम स्थान पर रही है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी हम रिपीट करते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के तहत इंडिया रैंकिंग्स 2020 जारी की गई थी और ये जो रैंकिंग है, ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के अंदर देश भर से 3771 संस्थान इसके अंदर पंजीकृत किए गए थे और इसका जो 5वां संस्करण था, ये इंडिया रैंकिंग का 5वां संस्करण था और इसमें पिछले जो संस्करण थे उनमें 9 श्रेणियों के अंदर यानी 9 कैटेगरीज के अंदर यह पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन वर्ष 2020 से इन जो श्रेणियों की यानी कैटेगरीज की संख्या 10 कर दी गई है और जो नई कैटेगरी शामिल की गई है वह है डेंटल कैटेगरी। अब एक बार जो प्रमुख जो कॉलेज हैं जिन्हें प्रथम पुरस्कार अपनी अपनी कैटेगरीज में मिले हैं उनके बारे में हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जिसके अंदर अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु को यह पुरस्कार मिला है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में IIM अहमदाबाद, इसके अलावा इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर IIT मद्रास को प्रथम रैंकिंग हासिल हुई है। इसके अलावा कॉलेजेस की बात करें तो मिरांडा हाउस नई दिल्ली और फार्मेसी के क्षेत्र में जामिया हमदर्द नई दिल्ली को यह पुरस्कार जो रैंकिंग प्राप्त हुई है।
मेडिकल के क्षेत्र में एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली को यह उपलब्धि हासिल हुई है। इसके अलावा हम बात करें वास्तुकला की, तो वास्तुकला के क्षेत्र में आईआईटी खड़गपुर को यह इस रैंक के अंदर अपना प्रथम स्थान बनाने का मौका मिला है। लॉ कॉलेज के लिए जैसे कि हमने बात की कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है प्रथम रैंक, और डेंटल क्षेत्र के अंदर प्रथम रैंक मिली है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज को यह प्रथम रैंकिंग हासिल हुई है। तो इस टॉपिक से संबंधित अधिक जो जानकारियां हैं वो आपको हमारी कल की क्लास के अंदर, परसों की क्लास के अंदर मिल जाएंगी, जिसके अंतर्गत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। और इसके अलावा अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप उनको देखने, उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस क्लास पर ज़रूर जाएं और उसे देखें और हमें बताएं कि आपकी वह क्लास किस तरह की रही। हाल ही में अब अगला जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए है, वो है हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मुंबई में बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए किस अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का विकास किया गया है। इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के देना है। साथ ही आप अपने सुझाव और अपने जो फीडबैक्स हैं वे भी हमें कमेंट के अंदर लिख करके हमें सूचना दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।